अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाक व्हील्स। साथ मेरे है निसान GTR R35 और आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने गराज के अंदर। इसके खरीदने के पीछे ना बड़ी एक स्पेशल स्टोरी है। हमारे यहाँ पहले आई थी उस वक्त, सुनील भाई को भी पता होगा, R33 आई थी सिल्वर कलर की। उस वक्त मेरे पास थी एक सिविक जिसको हमने ग्रेडी की टर्बो किट लगाई थी। तो गलती से मैंने उनको, वो दोस्त ही हैं हम सारों के कॉमन है, मैंने उनको एक ज़रा, उस वक्त हम बचे थे तो चैलेंज कर दिया कि यार आओ ज़रा। तो जिस दिन उसने मुझे धोया था ना, उसके बाद मैंने उसकी आइकॉनिक टेल लाइट्स याद रखी और GTR बैज जो है ना वो आज तक मुझे भूला नहीं। उस दिन से मैं इतना इम्प्रेस था कि मैंने कहा यार एक ना एक दिन जो है ना मैंने GTR लेनी है। ओवर द पीरियड मुझे R34 और दुनिया में सबको R34 बहुत पसंद है, लेकिन मैं आज भी फील करता हूँ, नो ऑफेंस R34 लवर्स को, कि R35 वे अहेड ऑफ इट्स टाइम गाड़ी बनी हुई है और बहुत सुपीरियर है R34 से। R34 एक लाहौर में थी, बेसाइड ब्लू में। मैंने उसको रात को चलते हुए देखा, उस पर लाइट्स जब पड़ रही थी मेन बुलेवार्ड के ऊपर तो हर जगह से 2-3 शेड्स निकल रहे थे। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैंने भी बेसाइड ब्लू लेनी है R35। अगेन इस कलर को और इस गाड़ी को ऑप्ट करने के लिए क्या वजह थी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ना कि गाड़ी अच्छी है, बल्कि ये अगर आप लोगों को दिखाएं तो ये पूरे गैराज का सेटअप इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन पाकिस्तान, क्योंकि नॉर्मली ये नहीं हो सकता कि हर वक्त जो है हम गाड़ी को रोड पे चलाते रहें। तो इस तरह की गाड़ी को एक व्यू करने का अपना ही एक मज़ा है, और वो ये सारी इन्वायरमेंट इसलिए क्रिएट की गई है, और इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इससे अच्छी इन्वायरमेंट और जगह नहीं हो सकती। जहाँ के हमारे पास AC भी है, ये कंफर्टेबल सोफाज हैं जो आप लोग देख रहे हो, और सामने सारा ग्लास का व्यू है, तो बिल्डिंग भी अच्छी नज़र आ रही है, और साथ साथ जो है पर्पस बिल्ट ये गैराज है जिसमें ये गाड़ी आप इंजॉय कर सको। ये है निसान GTR R35 जो कि प्रीमियम एडिशन है। ये 2021 मॉडल है और ये इंपोर्ट हुई 2025 दिसंबर के अंदर। पाकिस्तान के अंदर निसान GTR R35 अगर हम गिने तो रफली अबाउट 20 to 25 एट द मैक्स होंगी इस वक्त करंटली, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो एंड हुई है वो 2025 अगस्त के अंदर हुई है। अगस्त या सितंबर के अंदर लास्ट टी स्पेक निकली जापान के अंदर। दिस ईयर उसकी प्रोडक्शन पूरी दुनिया में इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। इस गाड़ी की खासियत यह है कि ये प्रीमियम एडिशन है, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, और प्रीमियम एडिशन जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, और प्रीमियम से ऊपर ब्लैक एडिशन आती है, ब्लैक से ऊपर टी स्पेक आती है, और टी स्पेक से ऊपर निस्मो एडिशन आता है, और सबसे जो बेसिक होता है दैट इज़ कॉल्ड प्योर एडिशन। पाकिस्तान में प्योर एडिशन गाड़ियाँ काफ़ी हैं। प्योर लोग इसलिए ज़्यादा मंगवा रहे होते हैं क्योंकि उसका ड्यूटी स्ट्रक्चर थोड़ा कम है और बाय प्राइस भी कम होती है। प्योर के अंदर साउंड सिस्टम नॉर्मल होता है, नॉइज़ कैंसलेशन नहीं होती, और साथ ही साथ एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो बहुत बेसिक होता है। पावर की फिगर्स की हम बात करेंगे तो अगेन 2017 ऑनवर्ड्स सेम पावर फिगर्स से, एक्सेप्ट निज़्मो 600 bhp होती है, और बाकी सारी प्योर से लेकर टी स्पेक 565 bhp होती है। इंजन की पावर में कोई फ़र्क नहीं होता व्हाट्सोएवर। जहाँ तक इस गाड़ी की हम बात करें तो इसके अंदर अगेन नॉइज़ कैंसलेशन है, बोस का साउंड सिस्टम है, you've गॉट एग्जॉस्ट सिस्टम जिसके कैट्स नहीं रिमूव हुए हैं, तो आवाज़ जो है बहुत बेसिक होती है। वाइट सीट्स इसके अंदर आती हैं प्रीमियम एडिशन के अंदर, जो कि नॉर्मली कम होती हैं, आपको मिलेंगी नहीं, बट अगेन जो प्योर एडिशन है उसकी ब्लैक सीट्स होती हैं। अंदर अगर हम कंफर्ट की बात करें, सीट्स के ऊपर हम डायरेक्टली फोकस कर लेते हैं। अच्छा, 2007 में जो सीट्स आ रही थी टिल 2016 वो बहुत हार्ड थी। पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां हैं जिनको लोगों ने इसकी सीट्स 2016 ऑनवर्ड्स की सीट्स जो हैं वो इंस्टॉल की, बिकॉज वो बहुत हार्ड थी। कहा यह जाता है कि इसकी सीट अब बहुत कंफर्टेबल है। एज अ यूज़र एंड यूज़र मुझे अभी भी लगता है थोड़ी सी हार्ड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने भाई को बहुत ज़्यादा पोर्श या इस तरह की गाड़ियाँ नहीं रखी, शुरू से JDM वाला हूँ, तो उसमें क्या है कि मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ी सी हार्ड हैं, थोड़ी सी और कुशनिंग हो सकती थी। अंदर अगर आप देखो गौर से तो स्टेयरिंग के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, स्टेयरिंग कवर,
वो इसलिए है कि नॉर्मली यहाँ ही जब ये गैराज के अंदर पार्क हुई होती है तो कोई भी दोस्त यार कोई भी लोग देखने आते हैं तो उनका होता है पहले ही बैठ के साथ स्टेयरिंग के ऊपर हाथ रखें। अब सबको पता है कि यार स्टेयरिंग के ऊपर गाड़ी चले ना चले, आप जब हाथ फेरे होते हो आपकी रिंग्स होती हैं, कुछ भी होता है तो उसकी वजह से निशान आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आप देखोगे तो मैंने स्टेयरिंग कवर भी चढ़ाया हुआ है। ये गाड़ी जहाँ तक है पाकिस्तान के अंदर मैंने खुद इंपोर्ट नहीं की, ये इनफैक्ट एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका शोरूम है, उनके पास ये गाड़ी उन्होंने इंपोर्ट की थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि मुझे ये कलर बेसाइड ब्लू, और बेसाइड ब्लू का कलर का किसको नहीं पता, पॉल वॉकर की मूवी से ये इंस्पायर हुआ हुआ कलर, और ये इनफैक्ट निसान जीटीआर का R34 पे बात करें अगेन वहाँ से ये फेमस हुआ था और बहुत सॉट आफ्टर कलर है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कम ही लोग हैं जिन्होंने इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चला ली है। अब आप इससे अंदाज़ा करो 10,500 किलोमीटर प्लस जो है मैं इस गाड़ी को ऑलरेडी चला चुका हूँ इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ 6 से 7 महीने। नॉर्मली लोग ये खड़ी रखते हैं, मैं इसको एज अ कभी कभार डेली ड्राइवर भी यूज़ करता हूँ। जहाँ तक हम कीमत के ऊपर आ जाते हैं, जो प्रीमियम स्पेक है, क्योंकि जापान में भी 40 से 50 लाख येन महंगी होती है, अगेन ड्यूटी इसके ऊपर ज़्यादा आ जाती है तो ये तकरीबन 10.5 से 11 करोड़ रुपए की पड़ती है। बट ये कलर जो है अगेन 30 से 40 लाख येन, अगर आपको वाइट सीट्स के साथ बेसाइड ब्लू मिले तो वो 30-40 लाख येन दोबारा और ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो मैं अभी आपको प्राइसेस बता रहा हूँ वो एस्टिमेटेड थी पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर, ये ऊपर जा चुकी होंगी ऑलरेडी। बाकी आते हैं 0 to 60 इसके फिगर्स। कुछ लोग क्लेम करते हैं 0 to 60 2.9, कुछ कहते हैं 2.6। ये अगेन सरफेस टू सरफेस वेरी करता है, टेम्परेचर, टायर टेम्परेचर, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगेन इसकी टॉप स्पीड जो है वो तो अगेन एक आर्ग्यूबल है, जिसका मैं खुद नहीं कह सकता। जापान में जो भी गाड़ी जापान से इंपोर्ट होकर आती है उसके ऊपर लॉक लगा होता है, स्पीड लिमिटर हम जिसको कहते हैं, तो वो 189 पे कट ऑफ हो जाता है। जा ये गाड़ी 300 या 300 प्लस किलोमीटर्स भी जा सकती है। इसके टायर्स जो हैं वो स्लिक्स आते हैं, रोड लीगल स्लिक्स, तो वो थोड़े से हार्ड होते हैं। सस्पेंशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स कार है तो स्पोर्ट्स कार की सस्पेंशन जो है हार्ड है। इसके अंदर अगर आप मुझसे पूछे कि गाड़ी ओवरऑल फील कैसी है तो ये थोड़ी सी क्लंकी होती है। GTR R35 आर ऑलवेज नोन एज अ क्लंकी कार, तो अगर तो आपको होता है कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो इससे अच्छी गाड़ी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। कहा यह भी जाता है कि पोर्श किलर है, ऑब्वियसली 2007 में जब रिलीज़ हुई थी उस वक्त की 911 टर्बो जो थी उसको इसने आराम से मारा था, सर्किट के ऊपर भी रोड पे भी मारती थी। बाद में आ जाते हैं अगेन ऑब्वियसली पोर्श के बहुत सारे वेरिएंट्स आते रहे, फेसलिफ्ट्स आते रहे, इंजन में चेंजेस आती रही, वेयर एज निसान आज तक 225 तक सेम गाड़ी सेम चैसी और सिर्फ इंजन के अंदर थोड़े से पावर के फिगर्स चेंज करता रहा। स्टार्ट हुई थी 470 या 460 bhp से और एंड हुई जिस तरह निस्मो पे 600 bhp। सो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, गेयर बॉक्स बेहतर किया, इस तरह के चेंजेस जो हैं वो आते गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जो इनके लॉन्च कंट्रोल के इश्यूज थे शुरू में उसकी वजह से गियर बॉक्स इनका टूट जाता था, वो उन्होंने रेक्टिफाई किया। सो 2016 या 17 से इन्होंने इस गाड़ी को बुलेट प्रूफ कर दिया, तो उसके बाद कोई चेंजेस एज सच नहीं आए। फेस लिफ्ट्स आते रहे, नॉर्मली इंटीरियर के अंदर चेंज आया, उसके अलावा एज सच कोई चेंज नहीं आया। अगर आप इसकी शेप की बात करो तो इसमें बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स लगाते हैं, जिस तरह लिबर्टी वॉक की बड़ी मशहूर है, टॉप सीक्रेट की है, और क्या है कि इसको लोअर भी कर लेते हैं, एयर बैग्स कुछ लोग डाल लेते हैं, ऑल्दो उससे राइड क्वालिटी बिल्कुल बिगड़ जाती है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टिफ कार है। नॉर्मली स्पोर्ट्स कार क्या है, लैम्बोर्गिनी, आप इनको गौर करोगे तो ये काफ़ी रोड के क्लियरेंस इनकी कम होती है, इसकी कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। आपको पाकिस्तान और लाहौर में कुछ ऐसे ब्रेकर्स हैं जो कि इवन आउडी मेरे पास है, वो भी गुजरते हुए लगती है। सो जहाँ आउडी गुजर सकती है तो वहाँ ये गाड़ी भी आराम से गुजर सकती है। सो इसकी राइड हाइट की अगर हम बात करें तो वो बहुत नॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्पोर्ट्स कार, क्योंकि दूसरी स्पोर्ट्स कार्स तो यहाँ आराम से ब्रेकर पे लग जाती हैं। आ जाते हैं इसकी मेंटेनेंस के ऊपर। पार्ट्स
ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे आप इवन आउडी या कोई भी BMW उसके भी पार्ट्स आपको इजीली पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल होते। सो इसका क्या है, मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, ऑयल फिल्टर आपको मिल जाता है। बाकी जहाँ तक चीज़ें, एयर फिल्टर हो गई, ब्रेक्स हो गई, जो कि कॉमन चेंज करने वाली चीज़ें होती हैं, अगेन वो आपको दुबई या इधर उधर से, जापान से, जिस तरह मैंने इसकी ब्रेक्स जो हैं जापान से मंगवाई थी, एयर फिल्टर जापान से मंगवाया, ऑयल फिल्टर मैंने एहतियातन मंगवा लिया, बट ऑयल फिल्टर यहाँ अवेलेबल है और ऑयल भी अवेलेबल है। चेंज की अगर बात करेंगे तो निसान जो है खुद कहती है कि 5000 किलोमीटर से ऊपर आपने इस गाड़ी को नहीं चलाना। इसकी मेंटेनेंस की अगर हम आए ऑयल पे, तो वो कहते हैं ये सारी गाड़ी जो है, ऑयल इसकी बेसिक जो हार्ट है वो ऑयल के ऊपर आके ख़त्म होती है बात। तो अगेन अगर हम गियर ऑयल की बात करेंगे तो वो कहते हैं 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं आपने चलाना। और आ जाते हैं थर्ड चीज़ जो कि है टायर्स। इसके टायर जो हैं तकरीबन 15,000 किलोमीटर लास्ट करते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये रोड लीगल स्लिक्स को फिर चेंज कर देते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मल टायर्स पे आ जाते हैं। वो थोड़े 10-15% सॉफ्टर भी होते हैं इन टायरों से। ऑब्वियसली ये स्लिक्स हैं, इनकी ग्रिप अपनी है, बहुत अच्छी है। हाई स्पीड पे आप कॉर्नरिंग करोगे बिल्कुल आपको नहीं फील होगा। इसके ऊपर मैंने लाहौर टू इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वापस ट्रिप भी किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं। हमारी मोटरवेज जो हैं उस पे छोटे छोटे पॉट होल्स बहुत हैं, तो आपको एक एक छोटा सा माइन्यूट भी जो खड्डा आप कह लो वो भी आपको फील होता है। सो वैसे अगर आप मुझसे पूछो, वेरी कंफर्टेबल ऑन द मोटरवे, बट ये इसके थोड़े से जो है ना ड्रॉबैक्स हैं, और वो मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ। अगर आप किसी और गाड़ी पे, स्पोर्ट्स कार पे जाओगे जो कि इससे हायर होगी, लेट्स से लैम्बोर्गिनी या कुछ भी, आई एम श्योर वो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ड्राइव होगा और उसका कंफर्ट कम होगा। मैंने अपनी बहुत से कार जो हैं पार्क व्हील्स के एड्स के थ्रू अपनी कार सेल की है। सो अगर आप लोग भी पार्क व्हील्स पे अपनी कोई भी किसी किस्म की गाड़ी डायरेक्ट सेल करना चाहते हो, तो आप भी ऐड मेरी तरह प्लेस कर सकते हो, एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। इट हैज़ बिकम वेरी इजी नाउ टू सेल योर कार्स। ये मेरा है एक छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू कह लें, आप ऑनेस्ट स्टोरी कह लें। अगर आप भी पार्क व्हील्स पे अपनी कोई भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो यू मोर देन वेलकम। आप पार्क व्हील्स से कांटेक्ट करें और वो आके आपकी भी मेरी तरह स्टोरी जो है वो दुनिया को दिखाएंगे। Sorry, kittens, only on Parkville.